हाय फ्रेंड्स, आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके टैक्सेशन का पेपर हुआ है सितंबर के अंदर। उसको आज अपन क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि आपके किस तरह से पेपर आया है। तो ये पेपर बहुत अच्छा पेपर है, बहुत सीधा सिंपल पेपर है। इसके अंदर जो स्टेटरी अपडेट्स थे उनको भी कंसीडर करते हुए इस पेपर को तैयार किया गया है। तो इसके अंदर जो एमसीक्यू बुकलेट आपके दी गई है, केस स्टडी दी गई है, आज उनको अपन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो फर्स्ट केस स्टडी है, अपन देख रहे हैं सेक्शन ए की, जिसके अंदर आपको कह रहा है कि ए रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 54 ईयर गिफ्ट शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी listed on recognized stock exchange in India to his friend Sanu to help his stuff finally on 1st of April 2024. The gift deed state that the shares will be transferred back to Still in the event of the death of the Sanu. The fair market value of shares on the date of the transfer 54 lakhs. Sanu received gross dividend 4,50,000 this shares during the financial year 24-25. देखो अपन इसमें सबसे पहले तो देखो जो क्या एग्जामिनर रिक्वायर्ड कर रहा है, सबसे पहले तो उस पर फोकस करते हुए अपन वर्किंग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर द क्लबिंग ऑफ सैलरी ऑफ स्वाति फॉर द 24-25 इन द कंसर्न। तो देखो आपके इसमें अपन केस स्टडी में आते हैं। जो स्वाति है वो आपके पहले तो कोई सैलरी नहीं दे रही। इसमें आप देखोगे यहां पर दे रखा है आपके, ये रहा पैराग्राफ। स्वाति डज नॉट हैव एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन or experience for the job. This income was clubbed in the hand as the clubbing provision in the financial year 21-22. Swati started the MBA study. बाद में उसने MBA study start की है and did not get any salary 1st April 2022 से लेकर 1st December 2024. She completed her MBA marketing course 1st December 2024 and again joined her husband business and started getting 55,000 per month as a salary, which is per the market norms. मार्केट नॉर्म्स के हिसाब से दे रही है। तो इस केस में क्लबिंग आपके अट्रैक्ट नहीं होगी क्योंकि इस बार वो एमबीए से क्वालिफाइड आपके बता रहे हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सैलरी ऑफ स्वाति विल बी टैक्स इन द हैंड ऑफ as now she has required qualification for the job. जॉब की क्वालिफिकेशन के साथ आप कह रही है। तो ऐसे केस के अंदर क्लबिंग का प्रोविजन उस पर अट्रैक्ट नहीं होगा, क्लबिंग का प्रोविजन उस पर अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि उसने एमबीए करने के बाद आई है और मार्केट रेट के हिसाब से उस आपने क्या है पेमेंट ले रही है, तो उस पर वर्किंग नहीं होगा। What shall be the amount deduction under section 80D in the hand of the assuming he has opt out default decision? देखो जब आपके एटीडी की बात करते हैं तो शिफ्ट आउट करने पे ही बेनिफिट मिलता है। और ये जो अमाउंट आपके है, देखो आप इसमें देखोगे ड्यूरिंग द पेड 54,000 एज ए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बाय वे ऑफ एन अकाउंट पेई चेक हिज सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हु नॉन रेसिडेंट। अब देखो सीनियर सिटीजन है लेकिन वो नॉन रेसिडेंट है, तो ऐसे केस में उनको हायर बेनिफिट नहीं मिलता। नॉन रेसिडेंट को मैंने हमेशा बता रखा है आपको हायर बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहां जो अमाउंट आ रहा है ये हायर बेनिफिट उनको यहां पर अवेलेबल नहीं होगा। तो इस केस के अंदर यहां पर 25,000 तक का ही बेनिफिट ले सकते हैं, हायर बेनिफिट उस केस में अवेलेबल नहीं होगा। हायर बेनिफिट मिलता है रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को, तो इस केस में हायर बेनिफिट नहीं मिलेगा, केवल 25,000 का ही बेनिफिट इस केस में आपको अवेलेबल होगा। Assuming other income of the student and the Sanu is 55 lakh and 11 lakh respectively, which of the following statement is correct in the respect? देखो यहां पर फ्रेंड को गिफ्ट किए गए, तो फ्रेंड इस केस में गिफ्ट के ऊपर टैक्स देगा, गिफ्ट पर टैक्स देगा तो क्लबिंग का प्रोविजन उस पर अट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये कह रहा है डिविडेंड इनकम शैल बी टैक्सेबल इन हैंड द सानू एज क्लबिंग प्रोविजन विल नॉट बी अट्रैक्ट, क्योंकि शेयर्स उसने गिफ्ट कर दिए तो वो गिफ्ट के ऊपर टैक्स देगा सानू, क्योंकि 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट है। तो ऐसे केस में जब उसने इस पर टैक्स दे दिया तो क्लबिंग उस पर अट्रैक्ट नहीं होगी। इसके बाद अपन आते हैं एपी एंड सन्स एचयूएफ इज कंट्रोल्ड बाय द अमेंद्र द कर्ता ऑफ एचयूएफ। अमेंद्र एन Indian citizen stay in country T and regularly visit in India during the financial year 24-25. He visit India for 190 days and manage the affair of HF. अब वो विजिट कर रहा है तो मैनेज कर रहा है, तो यानी पार्टली हो गया इंडिया में कंट्रोल, और जैसे ही पार्टली इंडिया में कंट्रोल हो गया तो HF तो हो गया रेजिडेंट।
ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रोसीडिंग 5 year he visiting India 70 days each year, and prior to that he was in India 185 days in every year. तो देखो 5 सालों का अपन लगाएंगे, तो इस केस में 5 ईयर का अपन लगाएं, 5 ईयर मल्टीप्लाई बाय, जैसे अपन बात करते हैं 5 ईयर प्रोसीडिंग में कितने दिन रह रहा है ये आपके 70 डेज, तो 70 350 होता है, और 7 ईयर का टोटल देखें तो 2 इयर्स में 185 के हिसाब से देखें तो ये आपके 730 डेज से कम आ रहा है। तो करता जब दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं करता, 2 साल रेजिडेंट होना चाहिए और 7 सालों का टोटल 730 डेज और मोर होना चाहिए, तो वो हो जाएगा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इस केस के अंदर ये आपका एचयूएफ का स्टेटस आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद अपन बात करते हैं स्टूडेंट यहां पर रवि एन इंडियन रेजिडेंट ब्रॉड एन ओवरसीज टूर पैकेज फ्रॉम कार्तिक also resident Indian and is seller of the overseas tour program and paid 7 lakh as a cost। टूर प्रोग्राम पे तो 7 लाख पे 5% लगेगा ही लगेगा, 7 लाख पे 5% जाएगा ही जाएगा, 35,000। और उसके बाद अपन बात करते हैं यहां पर ही ऑल्सो रेमिट 12 lakhs to USA Liberalization Scheme RBI पर्पज ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन यूएसए शेयर्स मार्केट। तो इस केस में 12 लाख में से अपन पहले हटा दें 5 लाख, तो आ गया 7 लाख, सॉरी 7 लाख हटा देंगे तो आ जाएगा 5 लाख, और 5 लाख पे अब लगेगा 20% क्योंकि वो लिमिट क्रॉस हो चुकी है, तो 1 लाख पे आपको चार्ज करना है यहां पर, तो 135 इसका आ जाएगा आपका। Renew a resident individual age 48 years on 2 flat A and B in Hyderabad. C live in flat A. Give flat B to her in-law for their residential purpose. She does not charge any rent from them in the month of April 2024. She enter into an agreement to buy flat C from a builder in the same area as her other flat are situated. In the month of September 2024, she took possession of flat C and started the spending her weekend there after paying a token amount 11,000 to the builder. However, the flat C is still not registered in the name. All 3 flats are identical size and other aspect. तो जैसा अपन इसमें बात करें तो इसमें assuming the should pay the area of rent पे आपको पता है 30% डिडक्शन मिलके टैक्सेबल होगा to renew on 28th of June 2024. What shall be the treatment of such rent received if she has spent 5,000 for such collection? तो देखो इसने 3 महीने का रेंट इसको यहां पर नहीं दिया है। She has one more flat D which let out at a monthly rent of ₹45,000. monthly rent कितना रहा है 45,000 to Mr. Subhay during the financial 21-22 from 1st April 2021 to 31st March 2022, Subhay did not pay rent 3 months, 3 महीने का रेंट पे नहीं किया, तो 45,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये आपका जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाय 3 और उसका 30% डिडक्शन देने के बाद आपका सीधा सीधा टैक्सेबल हो जाएगा 1,35,000, उस पर 30% डिडक्शन दिया तो स्टूडेंट आ जाएगा 94,500 आपके टैक्सेबल हो जाएगा। तो 94,500 शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ रीनू एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी in the previous year 24-25, even she is not the owner of the flat anymore. ये इस चीज में आपके बता रहा है। Which of the following statement is correct as far the tax liability of buyback of the shares? जो बायबैक में मैंने आपको बताया था 1 अक्टूबर 2024 से बायबैक जो भी कंपनी करेगी शेयर्स का तो सीधा सीधा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा 222F के अंदर, और इसमें कोई खर्चे की छूट भी नहीं मिलेगी, इसमें कोई खर्चे की छूट भी नहीं मिलेगी। तो यहां अपन बात करें कि बायबैक कितना कर रही है कंपनी, 2,000 शेयर्स का बायबैक कर रही है। देखोगे आप ये रे द कंपनी ब्रॉट 2,000 शेयर्स बैक फ्रॉम हर एंड पेड 420 शेयर्स टू रीनू। तो अपन बात करें 420 मल्टीप्लाई बाय 2,000 इक्वल टू 8,40,000 का अमाउंट इस केस में आपके आ जाएगा।
तो 8,40,000 विल बी ट्रीटेड एज ए डिम्ड डिविडेंड इन द हैंड ऑफ रीनू। तो ये हमारे इस केस में कंसेप्ट आपके आ रहा है। Which of the following statement is correct as for the tax liability of from house property is concerned? तो दो प्रॉपर्टी तक तो आपको पता है सेल्फ ऑक्यूपाइड ले सकते हैं और दो के बाद जो प्रॉपर्टी होती है उसे डिम लेट आउट लेते हैं, या तो लेट आउट है तो कोई इश्यू नहीं होता। तो एनी टू फ्लैट ऑफ हर चॉइस विल बी ट्रीटेड, कोई से भी ले सकते हैं दो प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड, वेयर एज द थर्ड फ्लैट विल बी ट्रीटेड एज ए डिम्ड टू बी लेट आउट। तो फिर अपन क्या मान लेंगे, उसको डिम टू बी लेट आउट मानते हुए टैक्सेबल आपके करेंगे। आंसर ए करेक्ट है। इसके बाद केस सिनेरियो थर्ड पे अपन आते हैं, जिसके अंदर आपको बता रहा है सप्लाई स्टेशनरी आइटम्स की जैसे अपन बात कर रहे हैं। रजिस्टर्ड इन ए स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वाज इन्वॉल्व द सप्लाई ऑफ स्टेशनरी आइटम पैन इंडिया बेसिस आपके वर्किंग कर रहे हैं। द कंपनी डिड नॉट ऑप्ट फॉर द रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी, जिससे अपन बात कर रहे हैं। द प्रॉपर ऑफिसर जीएसटी बेस्ड ऑन द इंक्वायरी find that the company liable to be registration and registration is the temporary basis, जैसे अपन बात करें। देखो इसमें सबसे पहले तो अपन बात करें इसके केस स्टडी का, पहला क्वेश्चन दे रहा है इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रिंटिंग मटेरियल सप्लाइड इन द मंथ ऑफ Feb 2025 द कंपनी शैल बी सब्जेक्ट टू टोटल जीएसटी टीडीएस, इग्नोर द बाइफिकेशन ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो देखो जीएसटी पे टीडीएस लग रहा है, लेकिन कब लगता है जब वैल्यू ऑफ सप्लाई 250 से ज्यादा हो, 2.5 लाख से ज्यादा हो, तो उसके ऊपर टीडीएस लगेगा। तो यहां पहले केस में ये वैल्यू ऑफ सप्लाई 250 से कम है, आप देखोगे 260 है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। तो मैं एक्सक्लूडिंग करूं इसको 400 डिवाइडेड 105, तो ये हो गया 248, तो 2.5 लाख से कम है, नहीं लगेगा। यूपी जीएसटी स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट फॉर द इनवॉइस वैल्यू 280 है और इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी इज द 12%, तो ये आ जाएगा 2,50,000। तो 250 से एक्सेस होना चाहिए, 2.5 लाख से ज्यादा होना चाहिए, एग्जैक्ट 250 है, नहीं लगेगा इसमें भी। नाउ दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड इन यूनियन टेरिटरी इन दिल्ली फॉर सप्लाई टू इट्स सेंट्रल स्टोर लोकेटेड इन गाजियाबाद इन ए स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर एन इनवॉइस वैल्यू 2,97,360 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अब इस पे जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आती है, लेकिन आपको मैंने पढ़ाया था कि सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही स्टेट में और रिसिपेंट दूसरे स्टेट में, रिसिपेंट कहां है, दूसरे स्टेट में है, तो उसमें स्टूडेंट कभी भी आपके क्या एप्लीकेबल नहीं होगा, वहां पर टीडीएस अप्लाई नहीं होगा। यानी सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक स्टेट में और रिसिपेंट दूसरे स्टेट में है, तो उस केस में वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई और सप्लायर एक स्टेट में है, रिसिपेंट आपके बाहर है, तो टीडीएस उस पर अप्लाई नहीं होता है ना स्टूडेंट्स। इसके बाद आता है नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो इस पर टीडीएस अप्लाई नहीं होगा, नील हो गया आंसर। व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट अवेलिंग फॉर डिक्लेयरिंग द डिटेल ऑफ सच क्रेडिट नोट इन द जीएसटी रिटर्न? तो आपको मैंने बता रखा है कि 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न जो भी दोनों में से पहले फाइल करते हैं, तो उस केस के अंदर आपके डेट होती है, लास्ट डेट ऑफ क्रेडिट नोट इशू करने के लिए 30 नवंबर 2024 हो जाएगा। फिर आ रहा है गेटिंग द टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ऑफ रघु इम्पैक्ट्स लिमिटेड नीड टू अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन अप टू, जैसा अपन आपको करना होगा, तो आपको 90 डेज का टाइमिंग होता है, तो एक तरह से हो गया 21 अप्रैल 2023 तक उसको एक तरह से अप्लाई करने की बात करता है। 90 डेज होते हैं ना जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के लिए इसमें बात कर रहे हैं, तो ये होता है। फिर आ रहा है नीलांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑर्गेनाइज बिजनेस सुमित सफल प्राइवेट लिमिटेड, ए रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ रेडीमेड गारमेंट, sponsors the Sumit and paid a sponsorship fees 1,50,000 to Ninchal Chamber of Commerce. The Godbole, an independent director of Safal Private Limited, provide the taxable service worth rupees 40,000 to Safal Private Limited in capacity of director in this regard. The total value which Safal Private Limited is liable to pay GST as per the provision of applicable till 28th February 2025 is 1,90,000। एक तो आपके इसमें आ गया रिवर्स चार्ज की हो गई, और एक वो अपने सप्लाई कर रहा है तो वो आपके इसमें टैक्स पे करेगा। तो फिर इसमें आते हैं 13th पे, मिस्टर अनंत एन अनरजिस्टर्ड पर्सन रेंटेड हिज कॉमर्शियल बिल्डिंग टू मेसर्स ABC एंड कंपनी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म अंडर द जीएसटी। किसमें रजिस्टर्ड है? जीएसटी में। इन स्टेट ऑफ तमिलनाडु
for the month of November 2024. The firm paid rent NEFT 29th of November 2024 को पे कर दिया, 29 नवंबर को, where the invoice was issued by the Anant in advance on the 25th November 2024. अब आपको मैंने कहा था कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है सप्लायर और रिसिपेंट रजिस्टर्ड है तो आरसीएम में टैक्स पे करेगा। तो आरसीएम की आपको पता है कि कब पे करना था, जिस दिन आपने पेमेंट किया, डेट ऑन विच पेमेंट हैज बीन डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट या रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, या 61 डेज यानी 60 डेज के जस्ट नेक्स्ट डे। तो आपने पेमेंट कर दिया इसने 29 नवंबर 2024, इनवॉइस है 25, तो उससे 61 डेज काउंट करेंगे। तो इस केस में 29 नवंबर इज द डेट, आंसर इज द डी। इसके बाद अपन बात करते हैं माधव हाउसिंग सोसाइटी MHS इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। द सोसाइटी हैज इन 200 फ्लैट एंड 20 शॉप्स, जो इसके में आ रही है। तो अपन ने वहां पर देखा था कि मेंटेनेंस चार्ज यदि 7,500 रुपए पर मंथ आपके आ रहा है तो एग्जाम्प्ट है, 7,500 से ज्यादा है तो टैक्सेबल होगा। तो इस केस में अपन यहां पर देखते हैं कि आपके 3 BHK फ्लैट है 50, 4 BHK 50 है, 3 BHK 50, 4 BHK 50, शॉप 10 है, शॉप 10 है। तो अब इसमें अपन देखते हैं, देखो इसमें मेंटेनेंस चार्ज ले रहा है, मेंटेनेंस चार्ज कलेक्टेड इंक्लूडिंग द प्रॉपर्टी टैक्स 1000 for a 3 BHK flat and 1500 for 4 BHK flat collect on the behalf of the municipal corporation। अब देखो इसमें एक तो 8000 है, 8000 में 1000 तो किसका है, गवर्नमेंट का, उसको हटा दो 7000 है, 7,500 से कम हो जाएगा। अब इसमें अपन देखते हैं 10,000, तो इसमें दो वे हो सकते हैं, अल्टरनेटिव हो सकता है कि एक तो अपन क्या कहते हैं 10,000 से ज्यादा तो पूरा टैक्सेबल कर दो, और चाहो तो म्युनिसिपल टैक्स यदि गवर्नमेंट का अपन पैसा मानते हैं उस पर टैक्स नहीं लगाएं तो वो वाला भी कर सकते हो। तो आपके दो तरीके से हो सकता है ये, तो 10,000 पूरा भी कर सकते हैं और चाहो तो 1500 लेस करके आप कर सकते हो, उसमें 8,500 भी लिख सकते हैं। तो इसने कहा मेंटेनेंस चार्ज कलेक्ट फ्रॉम ईच शॉप इज 7,000 ड्यूरिंग द मंथ, interest 75,000 received on fixed deposit with the nationalized bank. 4 generator each costing rupees 1 lakh were purchased from a registered supplier for power backup of the blocks, of which 2 were installed for 3 BHK blocks and 2 for 4 BHK blocks. The amount capitalized in the books but no depreciation has been charged। देखो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो नहीं मिलेगा। अब 4 जनरेटर तो उसमें 2 तो 4 BHK में यूज हो रहे हैं और 2 आपके 3 BHK में यूज। 3 BHK पे आपको कभी भी क्या नहीं मिलेगा, 3 BHK पे यहाँ पर 7,000 आ रहा है, मेंटेनेंस चार्ज तो जीएसटी नहीं लग रहा, तो एग्जम्प्टेड का आपको आईडीसी नहीं मिलेगा, एग्जम्प्टेड का आईडीसी नहीं मिलेगा, सिर्फ टैक्सेबल का मिलता है। तो टैक्सेबल कौन सा है, 4 BHK, तो 4 BHK ले लो, तो वहां पर अपन आईटीसी बुक करेंगे हाफ, तो 2 ब्लॉक की बुक कर लो, जिसमें अब क्या आ रहा है, इसमें मैं बताता हूं आपको, 2 का मिल जाएगा, 2 ब्लॉक्स का, यानी जनरेटर्स में से 2 का मिल जाएगा जो 4 BHK में है। अच्छा, तो 1 लाख का है तो 2 जनरेटर का मिल जाएगा, 1 लाख की वैल्यू है 2 लाख रुपए, और उस पर 9% यानी 18,000 CGST, 18,000 SGST, ये आएगा आईटीसी आपका इसमें। क्योंकि पाइप एंड अदर स्टेशनरी फिटिंग कोस्टिंग 25,000 वर्क परचेज फॉर ब्लॉक ए। ब्लॉक ए तो ऑलरेडी क्या है 3 BHK तो एग्जाम्प्ट है तो उसका मिलेगा नहीं। फिर फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर एंड डेबिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, 3 मेंबर ऑन 2 यूनिट फ्लैट, कोई इशू नहीं है। ऑल इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई, तो इसका सबसे पहले आंसर अपन देखते हैं, तो यही बनेगा। देखो द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC ऑफ सोसाइटी कैन बी अवेल फॉर द मंथ जनवरी 2025, कितना बनेगा 18,000 CGST, 18,000 SGST, ये आपके इसमें बताता है। इसके बाद द ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी बिफोर रिडक्शन ऑफ ITC, तो ये इस केस में आ गया मंथ ऑफ जनवरी 2025, तो इसमें आ जाएगा 1,02,600, 1,02,600। कौन सी ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी अपन इसमें लेके चलते हैं, देखो एक तो ये वाली मैं आपको बता दूं, एक तो इससे ग्रॉस ले रहे हैं तो अपन पूरा ग्रॉस ले देते हैं, 10,000 रुपए है 4 BHK फ्लैट की, ये रे कितने 4 BHK 50 एंड 50 तो हो गए 100, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 लाख आ गया। और इसके बाद शॉप है 10, 20 शॉप, और शॉप का मेंटेनेंस चार्ज तो जीएसटी लगेगा ही लगेगा, रेजिडेंशियल पे नहीं होता, 7,000 है। तो मैं इसमें बात करूं 7,000 मल्टीप्लाई बाई 20, ये हो गया 140, तो ये हो गया 11,40,000, और स्टूडेंट इस पे अपन लगाए 9%, तो ये आ जाएगा 1,02,600, दिस इज द 1,02,600।
ये आप कह देते हैं 1,02,600। अल्टरनेटिव ये भी हो सकता है 89,100, इसमें यदि अपन देखें तो यदि अल्टरनेटिव बेस पे अपन जो म्यूनसिपल टैक्स अपन गवर्नमेंट का पैसा मानते हैं तो यदि उसको सेपरेटली शो कर देते हैं तो फिर आपके 10,000 में से 1,500 अपन लेस कर दे तो आ जाएगा 8,500 मल्टीप्लाई बाई 100, दिस वन 8,50,000। शॉप का आएगा ही आएगा 7,000 मल्टीप्लाई बाई 20, दिस वन। तो ये आपका हो सकता है 99 और इसका 9%, दिस वन 89,100। फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन अपने आता है, देखो टोटल वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ द सोसाइटी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2025। तो इस केस में एग्जम्प्टेड सप्लाई क्या हो गई, 3 BHK फ्लैट आपके एग्जम्प्टेड हो गए। तो 3 BHK फ्लैट में अपन आते हैं, देखो 50 3 BHK हैं, 50 ये हैं, तो कितने हो गए 100 पे अपन एग्जम्प्टेड सप्लाई लेके चले 7 लाख, और साथ साथ इसमें अपन बात करते हैं 75,000, तो ये आपके आ जाएगा 75,000 रुपए ये आ जाएगी। तो 7,75,000 इस केस में आपके कंसिडर हो जाएगी। जैसा एग्जम्प्टेड सप्लाई गवर्नमेंट की सप्लाई को सेपरेट माना है तो वो सेपरेट ही मानते हुए करना चाहिए अपन को। तो ये आ जाएगा 7 लाख आपके 75,000, इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से आपका जो एमसीक्यू के केस सिनेरियो थे मैंने आपको क्लास में यहाँ पर डिस्कस कर लिए, आप अपने मैच कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।